नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में 3 मेहमान हैं। 2 मेहमान स्टूडियो में, एक मेहमान हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रही हैं, स्मिता शर्मा को लगातार आप चर्चा में सुनते रहें और उनके लेख आज भी पढ़ते रहते हैं विदेशी मामलों के ऊपर। स्वागत है स्मिता आपका चर्चा में। बहुत शुक्रिया अतुल। नमस्कार सभी सुनने वालों का। और स्टूडियो में मेरे साथ 2 साथी हैं। एक महेश चौधरी जी हैं। महेश चौधरी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और तमाम विषयों पर लिखते पढ़ते रहते हैं। आज हमसे बातचीत करेंगे वो विशेषकर राजपूत करणी सेना के जो मुखिया थे, उनकी हत्या का जो मामला हुआ जयपुर में, उस विषय पर बातचीत करेंगे। हमें थोड़ा जानकारियाँ देंगे क्या है इस मामले में और किस तरह का कामकाज था, उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके अलावा साथ ही हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के विकास जांगड़ा भी हैं स्टूडियो में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। जी सर, शुक्रिया। तो न्यूज़ लॉन्ड्री अपने ऐप को अपडेट कर रहा है। एक बड़ी समस्या पिछले कुछ दिनों में, समस्या कहें कि समस्या तो बहुत पहले से थी, उसकी तरफ ध्यान अब जाना शुरू हुआ है। एक सेंसिटिविटी जिस तरह की उस समस्या के प्रति होनी चाहिए थी, अब पैदा हुई है लोगों के अंदर, और वो है स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, उनके मुताबिक टेक्नोलॉजी क्या ऐसी हो सकती है ताकि वो भी न्यूज़ को उसी तरह से कंज्यूम कर पाएँ जिस तरह से बाकी सामान्य आदमी ऐप और बाकी मोबाइल टेक्नोलॉजी पर न्यूज़ को कंज्यूम करता है। तो ऐसे स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री अपने ऐप को मॉडिफाई कर रहा है, कस्टमाइज़ कर रहा है, ताकि इस तरह के तमाम लोग जिनकी इच्छा है, जो अभी तक दिक्कत महसूस करते हैं ऐप को कंज्यूम करने में, न्यूज़ कंज्यूम करने में, उनके मुताबिक ढालने की हमारी एक कोशिश है। इसको हमारा इससे जुड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको आप पूरा करने में हमारी मदद कर सकते हैं। द न्यूज़ मिनट न्यूज़ लॉन्ड्री का जो साझा इलेक्शन फंड है वो अभी भी जारी है, चल रहा है। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, हालांकि चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, मुझे मालूम है, नतीजे भी आ चुके हैं, पर हमारा ये फंड पूरा नहीं हुआ है। तो हमारी ये अपील आपसे लगातार जारी है कि हमारे इस फंड को पूरा करवाएं, इसको जल्द से जल्द हमारी इसमें कंट्रीब्यूट करें। तो एक चीज़ हुई है पिछले कुछ सालों में कि हमारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है आपदाओं को लेकर, उसमें एक किस्म की तेज़ी आई है, उसमें सुधार हुआ है। इन तमाम उसमें आपदाओं में एक चीज़ देखनी है कि कैजुअलिटीज़ बहुत, मतलब 90s में जो हालत थी या उससे पहले, उसमें कैजुअलिटीज़ बहुत कम हुई हैं। तो और दूसरा ये है कि एक क्लाइमेटिक चेंज वाली स्थिति तो है ही है, क्योंकि अब इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ गई है, लगातार आ रहे हैं। पहले 10 साल 15 साल में एक बार सुनाई देता था कि कोई बड़ा चक्रवात आया। अभी क्या है, ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है या समुद्री सतह का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको मेंटेन करने के चक्कर में चक्रवातों की संख्या बहुत तेज़ हो गई है। हर 2 साल पे कोई ना कोई चक्रवात आ रहे हैं। चेन्नई की बात करें हम, तो चेन्नई में 2015 ऑनवर्ड ये चौथी बाढ़ है। तो ये चेन्नई शहर के अपने पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी एक तरह का सवाल है कि बार बार चेन्नई में क्यों बाढ़ आ रही है। ये आपने सही बात कही कि देखिए, इंडिया की जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है उसमें सुधार हुआ है, खास करके सुनामी के बाद से, क्योंकि भारत ने एक तरीके से ये दारोमदार उठाया, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इंडियन ओशन रीजन के लिए भी, कि किस तरीके से हम इन सिस्टम्स पर काम कर सकें। और इसीलिए जो आप देख रहे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ कैजुअलिटीज या लाइव्स जो हैं वो काफी कम हुई हैं, लेकिन लाइवलीहुड्स को आप कैसे बचाएं, ये एक बड़ी चुनौती अभी भी बरकरार है। इसमें मैं ये जोड़ दूं कि भारत की जो कोस्ट लाइन है, जो तटीय क्षेत्र है, वो दरअसल दुनिया की सबसे लंबी तटीय क्षेत्रों में शामिल है। जी। और आप अगर ईस्टर्न हमारी कोस्टल बेल्ट को देखें, जो उड़ीसा से लेकर ईस्ट जिस हम बेल्ट की बात कर रहे हैं, आंध्रा तमिलनाडु की, वो दरअसल ज्यादा वल्नरेबल है कंपेयर टू हमारी वेस्टर्न कोस्ट, जो आप गुजरात या केरला की हम वेस्ट कोस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है वो कहीं ज्यादा है। तो जिस तरीके से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भारत में पहले 100 साल में एक दफा होते थे, वो अब 5 साल से कम वक्त में होने लगे हैं जी। तो ये अपने आप में बताता है कि भारत का जो क्लाइमेट क्राइसिस है वो कितना बड़ा है हमारे लिए। पूरी चुनौती भारत हो या पूरी दक्षिण एशिया की, हम साउथ एशिया की हम बात करें, ये काफी बड़ी चुनौती है। एक तो बड़े रीजन में क्या हो रहा है, दक्षिण एशिया में क्या हो रहा है, तो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर बीच के भारत में हो रहा है तो उसका प्रभाव तटीय क्षेत्रों पे पड़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का जो प्रभाव पड़ता था, बारिश होती थी सर्दियों में और इस दौरान छोटे मोटे साइक्लोन्स आते थे, लेकिन ये मेजर साइक्लोन्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक एवरेज टेम्परेचर मेनलैंड में बढ़ रहा है।
और उसका प्रभाव जो है पूर्वी तट पे, हिंदुस्तान के पूर्वी तट पे तटीय शहरों में आ रहा है। अब उस एक तो ये बड़े क्षेत्र में, परिक्षेत्र में जो घटनाएं हो रही है उसका एक इम्पैक्ट है। दूसरा यह है कि जो लोकल डेवलपमेंट होता है, टाउन प्लानिंग जो है, हमारी टाउन प्लानिंग की स्थिति यह है कि हम हमारी ज़रूरतों से 20-30 साल पीछे है प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में तो पता नहीं 50 साल पीछे। तो शहर बसते हैं, अनऑथराइज कॉलोनीज बसती है, अनऑथराइज या अनप्लान्ड स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और वो किसी भी तरीके के जब नेचुरल डिजास्टर आता है तो वो सब कोलैप्स करता है। जो अगली विषय पर चलते हैं, जो कि राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष और संस्थापक थे सुखदेव सिंह गोगामिडी की जयपुर में 3 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसमें से एक हमलावर भी मारा गया, 2 अभी फरार हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है, उनसे जुड़ा है एक हिस्सा, एक ग्रुप, उसने जिम्मेदारी ली है। एक बड़ी कम्युनिटी का सेंटिमेंट है, इसलिए गैंगवार नहीं बोला जा रहा, लेकिन असल में ये है गैंगवार जैसा। और इसका रूट कोज आप देखें तो एक वीरेंद्र सिंह न्यांगली हुआ करते थे, पहले उनका मर्डर हुआ जब पहली बार वसुंधरा सरकार आई थी उस वक्त। तो नांगली किस समुदाय से थे? ये भी राजपूत समुदाय से थे। फिर आनंदपाल का हुआ, और आनंदपाल जो थे वो रावणा राजपूत समुदाय से थे। दलित दलित नहीं, वो ओबीसी में आते हैं, लेकिन जाट बताया जा रहा है। नहीं, ओबीसी में आते हैं। रावणा राजपूत जो है, ये कहा जाता है हिस्टोरिकली कि जब ये राजा महाराजा शादियां करते थे तो उनके साथ कुछ दासियां भी साथ आती थी, और उनसे जो संतानें पैदा हुई उनको रावणा राजपूत या दरोगा या इस तरीके का, जैसे गुलाल मूवी में उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया। तो वो एक सेंटिमेंट था। आनंदपाल को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया था, तब जाट समुदाय के कुछ लोगों ने मिल करके उसको उस वक्त घोड़ी पे चढ़ना इंश्योर किया, और बाद में जो ये गैंग बनी आनंदपाल की, उसमें जाट और ये रावणा राजपूत थे। लेकिन इनमें जब लड़ाई हुई तो अलग अलग पॉलिटिशियंस का भी उसमें रोल बताते हैं, और फिर आनंदपाल का आखिर में एनकाउंटर हुआ। लेकिन इस पूरे के पूरे एपिसोड में मैं शायद इंडियन एक्सप्रेस की कोई रिपोर्ट देख रही थी कि पंजाब पुलिस ने फरवरी इस साल में शायद चिट्ठी लिखी थी बाकायदा राजस्थान पुलिस को, और कहा था कि इन पर जानलेवा हमले हो सकते हैं, और कोई उस तरीके से सुरक्षा उनको दी नहीं गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो पंजाब पुलिस के स्पेशल डीजीपी हैं इंटरनल सिक्योरिटी, उन्होंने एडिशनल डीजीपी स्पेशल टास्क फोर्स राजस्थान और एंटी टेररिज्म स्क्वाड दोनों को ही चिट्ठी लिखी थी, साथ ही इंटेलिजेंस एडीजी को, कि एक जो है हमला हो सकता है इन कॉमेडी पर। और इस हमले की टाइमिंग भी ऐसी है कि बिल्कुल जो है जब चुनाव सिर पर हो, चुनाव खत्म हो रहा हो और सरकारें ट्रांजिशन में हो, उस वक्त हुई हैं। तो एक उसका भी जो है फायदा उठाया गया है, उस उथल पुथल का। मामूली बात नहीं है, आप जयपुर में किसी के घर में घुस के और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप इस तरीके से मर्डर कर दे रहे हैं, और एक विदेश में या जेल में बैठी गैंग इतने बड़े आदमी की हत्या करवा देती है, और इंटेलिजेंस को क्या पता नहीं होता है, क्या स्टेट मशीनरी को पता नहीं है। पंजाब पुलिस ने आपको पहले बताया था, आपने 2-4 दिन सुरक्षा दी, वापस सुरक्षा हटा ली। तो इसकी पॉलिटिकल रीडिंग जो लोग कर रहे हैं वो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने जो राजस्थान की राजनीति को ठीक से समझते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जब सचिन पायलट को सीएम बनाने की बारी थी तो उसके लिए पटरी पे बैठने वाले लोग थे, लेकिन किसी राजपूत के लिए पटरी पे बैठने कौन आएगा। तो एक राजपूत सेंटिमेंट या फिर एक राजपूत अनरेस्ट पैदा करने के लिए ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, मतलब हम इसको और इसके इस सारी बात के इतने डायमेंशन है ना कि मैं दर्शकों के लिए भी कह दूं कि हो सकता है मैं कुछ चीज़ें छोड़ दूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें वो पहलू जरूरी नहीं है। मैं कैथल से हूँ, हरियाणा से, और 4 महीने पहले गोगामेडी का एक वीडियो है, लाइव आए थे वो, और कैथल से संबंधित एक मुद्दे पे उन्होंने बात की। अच्छा, कैथल में हुआ क्या कि सम्राट मिहिर भोज जो हैं उनकी प्रतिमा लगाई गई, और भाजपा सरकार ने कैथल में उसके आगे नाम गुज्जर लिख दिया कि गुर्जर सम्राट मिहिर। तो उसके बाद एक पूरा विवाद खड़ा हो गया कि ये गुर्जर नहीं है, राजपूतों ने क्लेम किया कि हमारे सम्राट हैं, हमारे वंश से संबंधित हैं। अच्छा। तो पूरा एक टसल पैदा हुआ गुर्जर और राजपूतों के बीच, और चूँकि संख्या कम है राजपूतों की, जहाँ कैथल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, सब चीज़ें हुई, बाद में लाठीचार्ज हुआ और
ये पीछे चले गए। अच्छा, तब ये मुंबई में थे तो लाइव आए, इन्होंने कहा कि हमारी पूरी नज़र बनी हुई है कैथल के मामले पे और हमारे हरियाणा सरकार को पलट देंगे। और उस वीडियो में सुखदेव सिंह एक कदम आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे पूरे उत्तर भारत से। और एक कनेक्शन ये बताया जा रहा है कि देखिए 4 महीने पहले वो दावा कर रहे हैं, फिर अशोक गहलोत के पास जा रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, और जैसे ही बहुमत मिलता है 4 तारीख को फिर ये हत्या हो जाती है बीजेपी को। तो एक कनेक्शन जबरदस्ती ये है या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, आप जिसको सर्कमस्टेंशियल उस पे निकाला गया कंक्लूजन कह सकते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ भरोसे से विश्वास से कहने की स्थिति में नहीं है। 20 साल से जो पार्टी सत्ता से बाहर है, जिसको जीतने की तमाम संभावनाएं थी कांग्रेस पार्टी, उसके तमाम नेता 1 2 3 1 2 1 2 करके अपना आराम से कंफर्ट जोन में वो लग रहे थे। कहीं ना कहीं वो इस ओवर कॉन्फिडेंस में भी थे कि उनको किसी विकल्प के अभाव में, जनता के पास और कोई विकल्प नहीं, तो वो थाली में सजाकर मिल ही जाएगा, वो और जाएगी कहाँ जनता। मेरा ये मानना है कि दिल्ली में बैठकर जो लोग तमाम मोदी 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 कर रहे हैं कि मोदी की ये जीत है, मध्य प्रदेश के मामले में मैं ये बात एकदम गारंटी और साफ साफ मतलब कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ शिवराज के दम पर इतनी बड़ी जीत मिली। उस आदमी ने 230 सीटों को अकेले टच करने वाला जो आदमी है वो शिवराज सिंह चौहान है। कि आज का इंडिया बहुत बदला हुआ इंडिया है और हम बार बार रिपोर्टर्स के तौर पर, पॉलिटिकल एडिटर्स के तौर पर गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि लोग आज की तारीख में वो रिपोर्ट कर रहे हैं जो वो सुनना चाह रहे हैं, कॉन्फर्मेशन बायसेस को रिपोर्ट कर रहे हैं, ना कि वो जो कि दरअसल ग्राउंड पे चेंजेस हो रही हैं। वो चेंजेस हमें पसंद ना हो, हमें नापसंद हो, ये हमारी पर्सनल चॉइसेस हैं, लेकिन वो अगर रिपोर्टिंग पर दिखने लगे तो वो दिक्कत है। और मैं इसलिए ये बोल रही हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में, मध्य प्रदेश, मैंने पिछले कुछ दिनों से लगातार जिन जिन लोगों से मुलाकात हुई थी उनको मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश बीजेपी निकालेगी, मध्य प्रदेश में बीजेपी जीतेगी। और वो किस लिए कहा था? क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं की, लेकिन मध्य प्रदेश में मैंने कई सारे ऐसे स्थानीय पत्रकारों से बात की जिनकी जमीन पर पकड़ मजबूत है, जिससे हम बात करने जा रहे हैं रिपोर्टिंग के दौरान। तो जो डिसाइसिव कैडर है या वोटर है, वो मीडिया से बात नहीं कर रहा है, वो अपने चुपचाप जाके, और आपके सामने जो आ रहा है वो उसका कैडर है, जो दोनों तरफ का कैडर जो है खुल के बात करता है। एक तो ये, और दूसरा ये है कि शिवराज जी की जब आप बात कर रहे थे कि शिवराज सिंह ने बहुत मेहनत की, तो एक मैंने पढ़ा कि उन्होंने पिछले 1 साल में करीब 1000 से ज़्यादा सभाएं की हैं। मतलब पर डे की आप एवरेज देखिए तो 3 से 4 सभाओं में वो मौजूद थे। पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने 230 की 230 सीटों को टच किया हो। जी। इस पूरे राजस्थान इलेक्शन के दौरान लगभग 7-7,500 किलोमीटर की यात्रा मैंने राजस्थान में करी। फलोदी सट्टा बाजार हम 2 दिन रुके। और शाम को वहाँ पे मजमा लगता है, एक गांधी चौक करके जगह है। अच्छा। और गांधी चौक से थोड़ा सा बाएं मुड़ते ही पुलिस थाना है, और वहाँ पर गांधी जी की मूर्ति लगी है। गांधी जी की मूर्ति के सामने 3 बेंच लगी है, 3 बेंच पे सटोरिये बैठते हैं, ये दावा है। अच्छा। हमने उनसे बहुत डिटेल में बात करी, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी कि कैसे होता है। और मैंने उनको पूछा कि ये तो पुलिस थाना यही है, आप सट्टा लगा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कि हम तो बहुत ईमानदार लोग हैं, रिकॉर्ड पे कुछ है नहीं, लिखते हम कहीं है नहीं, जबान से काम चलता है। तो मैं और मेरे 2 साथी पत्रकार और थे। तो वो अंदाजा कैसे लगा, जैसे कि कांग्रेस जीत रही है या बीजेपी जीत रही है, ये चीज का तरीका क्या है उनके कैलकुलेशन का? ये दावा वो ये करते हैं कि हमारे लोग हर जगह हैं। अच्छा, उनके लोग। हाँ, तो मैंने कहा कि कर्नाटक चुनाव में आपका सारा दावा खराब हो गया कि कर्नाटक में हमारे लोग कम है, उसका कारण उन्होंने कुछ बिल्ड किया। तो राजस्थान को लेके उनका थोड़ा एक्यूरेट होता है, और जो लास्ट में आया भी एक्यूरेट, हालांकि एग्जिट पोल्स आने के बाद में वो हिल गए। मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।